हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज यानी वही एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। माना कि ये कोई पुली है। पुली जानते हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। अब पुली पर लेक्चर दूं ऐसा भी तो ठीक नहीं है ना। माना कि कोई पुली है, इस पर से कोई स्ट्रिंग पास कर रही है इस तरीके से। ठीक है, पुली है, उस पर से कोई स्ट्रिंग पास कर रही है। स्ट्रिंग के दोनों एंड से दो ब्लॉक जोड़ दिए गए हैं इस तरीके से। एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। मास m1, मास m2। यह सिस्टम बन गया। सिस्टम बनने के बाद कह रहे हैं कि इसको रेस्ट से छोड़ते हैं। रेस्ट से छोड़ते हैं तो बताइए इनका एक्सेलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान बात है। छोड़ेंगे तो एक अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली दूसरा ऊपर जाएगा। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान देना चाहिए कौन कौन सी बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या जुड़ी हैं। ठीक है, बताया दोनों m1 m2 स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हैं। ये पुली घूमेगी, क्या होगा? ये पुली घूमेगी तो एक नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर जाएगा। पुली के घूमने की वजह क्या होगी? भाई, पुली को घूमने के लिए टॉर्क लगने चाहिए। क्या लगने चाहिए? टॉर्क लगने चाहिए। टॉर्क मतलब अरे भाई ऐसा फोर्स हो जो उसकी एक्सिस से ना पास करे। और ये जो स्ट्रिंग लटकाई गई ना, इसके वेट की वजह से इसकी स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। यहाँ पे फोर्स लगाएगा, टेंशन टी है ना। ये फोर्स ही इसको घुमा के लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिलहाल हमें ध्यान देना इस पर। फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस स्ट्रिंग मान के काम किया जा रहा है। बताइए, एक ब्लॉक नीचे जाएगा, दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा। तुरंत इसका आप सबसे पहले बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब पहले आप डिसाइड कीजिए सिस्टम किस पर चेक करना है। हाँ, तो चेक करने के लिए हमारे पास एक m1 है, दूसरा m2 है। इन पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं पहले हमें ये देखना है। m1 की बात कर रहे हैं तो m1 पर एक फोर्स काम कर रहा है, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड m1g। और दूसरा जो काम करेगा स्ट्रिंग के द्वारा लगाया गया अपवर्ड फोर्स, जिसे हम टेंशन कहते हैं। तो इस ब्लॉक पर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, m1g और टेंशन t। m1g और टेंशन t। इस सिस्टम में दूसरा पार्ट का जिसकी हमें स्टडी करनी है, दूसरा बॉडी m2 है। m2 पर भी हम वही काम करने वाले हैं, m2g और ऊपर की तरफ टेंशन t। ध्यान देने की बात है, स्ट्रिंग अगर एक ही है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, बीच में कहीं दूसरी बॉडी नहीं जुड़ी है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अगर एक ही स्ट्रिंग जुड़ी है तो उसमें कहीं भी आप टेंशन जब आप मेंशन करोगे तो सेम मेंशन करोगे। ठीक है, यानी उसमें टेंशन हर जगह इक्वल होगा। जितना टेंशन यहाँ उतना यहाँ। मासलेस स्ट्रिंग है, बीच में कोई दूसरी बॉडी नहीं है तो इक्वल होगा। पुली से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है ना। अगर फ्रिक्शनलेस ना होती तो कुछ बदल भी सकता था। मासलेस पुली है, मासलेस ना होती तो भी ये बदल सकते थे, लेकिन फिलहाल उस पर ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना। आगे सेंटर ऑफ मास वगैरह आगे पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना है, एक ही स्ट्रिंग और टेंशन दोनों जगह सेम दिखाना है। ओके,
जितना वेट यहाँ पे m2g काम कर रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन। तो इन बॉडीज पर आप लगने वाले फोर्सेस को आपने डिस्कस कर लिया, ये कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बना मैंने बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए। वो आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए m1 पर है ना, फॉर मास m1 क्या लिखा जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है डेफिनेटली टेंशन बड़ा है, रिजल्टेंट फोर्स T माइनस m1g होगा। बोलिए, आप वो टेंशन है नीचे की तरफ ऐसा m1g है, तो जो फोर्स नेट फोर्स निकालेंगे तो T माइनस m1g। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज हम कर देंगे m1g। क्या कर देंगे, m1g, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर मास m2 क्या लिखेंगे, ये डाउनवर्ड आ रहा है तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा, m2g माइनस टेंशन T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी g लिखा, गलत किया, एक्सेलरेशन तो यहां पर a है, m1 का भी एक्सेलरेशन a है, m2 का भी a है, m2a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना स्टूडेंट्स, बोलो। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को सॉल्व करके इन बॉडीज का एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहां से m2g t से कैंसिल हो गया, t माइनस टी यानी 0, बचा माइनस m1g इज इक्वल टू, ऐड ही कर रहे हैं ना भैया, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, m1a प्लस m2a। यहाँ से g कॉमन कर लें तो आएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। इसको ले आके डिवाइड कर दें तो a इज इक्वल टू आ गया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। टेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। आइए पुट कर देते हैं, है ना। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, क्या एक मतलब हो गया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो t इज इक्वल टू आया, g को m1 के साथ लिखें, m1g, तो जो बचेगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, फिर ये माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस m1g। m1g यहाँ दोनों में है, कॉमन कर सकते हैं तो आएगा टेंशन इज इक्वल टू, m1g को हमने कॉमन कर लिया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 बच रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर, ये इधर मल्टी अपॉन 1 करके इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इज इक्वल टू m1g m2 माइनस m1, ये इधर मल्टीप्लाई 1 में, प्लस m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m2 प्लस m2 मतलब 2m2, आ गया t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेंशन भी निकाल लिया। ओके, तो इस तरह से कनेक्टेड बॉडीज होंगी, तो उनमें बीच पहले आप एक्सेलरेशन को देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इक्वल है या डिफरेंट है ना। रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, वो एक्सेलरेशन का रिलेशन देखने के बाद आप फिर उन पे लगने वाले फोर्सेस का जिक्र करेंगे। फोर्सेस का जिक्र हो जाने के बाद
आप फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अलग अलग पार्ट्स को पहचानना सीखिए और उसके बाद उन पर जो है रूल्स को अप्लाई करना सीखिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक तरीका और आपसे जिक्र करूँ, यहाँ पर तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन कई जगहों पे बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, इसलिए हम जिक्र कर दे रहे हैं। हमने कहा स्टूडेंट्स जो बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं उन सारी बॉडीज को एक साथ जोड़ करके देखा जाए उसे हम एक सिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, दोनों को मैंने बोला सिस्टम मान लीजिए। तो अब देखिए ये पूरा एक हो गया सिस्टम ना, इस पर लगने वाले सिर्फ दो फोर्स, एक M2G और एक M1G। M2G M1G यहां से देखने में लग रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट इनका सेंस चेक करो, सेंस अपोजिट है। स्ट्रिंग को एक आगे ले जाना चाहिए, दूसरा अपोज कर रहा है। पूरा यहां से यहां तक का सिस्टम ये फोर्स आगे लेके जाना चाह रहा है, पर पूरे सिस्टम के मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसलिए जो नेट फोर्स काम लगाए, नेट फोर्स हम निकालेंगे ना, M2G माइनस M1G हो जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन। यहां से यहां तक का टोटल मास M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ध्यान देने की बात है, स्ट्रिंग को मासलेस माना गया है, ठीक, M1 प्लस M2 इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से यहां तक के सिस्टम का एक्सेलरेशन का सेंस एक ही है जो कि A है, हमने A लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो A इक्वल टू हो जाएगा M2G माइनस M1G, G कॉमन कर लें, है ना, ये देखिए अपॉन M1 प्लस M2। ओके, इस तरीके से आप मात्र दो लाइन में एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन निकाल दिए उसके बाद ये इक्वेशन बना करके फिर आप टेंशन निकाल लेंगे, है ना। टेंशन निकालने, चूंकि टेंशन एक इसका इंटरनल फोर्स है इसलिए अंदर जाना पड़ेगा, है ना, एक सिस्टम की एक पार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। बाकी अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की बात है आप डायरेक्टली टोटल बॉडी को सिस्टम मान के आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं कि ये जो स्ट्रिंग की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग मासलेस, अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा माना कि कोई ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है 7 किलोग्राम का। कितने का? 7 किलोग्राम का। इस पर हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है ना, एक स्ट्रिंग के द्वारा। ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग के द्वारा ये मासलेस है तो 15 न्यूटन का फोर्स लगा रखा, तो पूरा का पूरा 15 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा A इक्वल टू 15/7 आएगा, है ना, जो भी 2 पॉइंट समथिंग 1 ऐसे कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग में मास होगा तब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये स्ट्रिंग है, इसका मास आ जाएगा, माना कि स्ट्रिंग का मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम। बताइए अब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अब जो बात करनी है हमको, ये 15 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है इस पर भी लग रहा है और इस पर भी, टोटल दोनों मिला के एक सिस्टम बन रहा है, पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का। यानी मास इंटू एक्सेलरेशन 7 प्लस 0.5 इंटू एक्सेलरेशन करेंगे बराबर नेट फोर्स ला जाएगा, है ना। अगर स्ट्रिंग के पास भी मास हो गया, माना कि 0.5 किलोग्राम मास हमने स्ट्रिंग को दे दिया है, तो अब जो है जो फोर्स लग रहा है दोनों को मिला के एक सिस्टम बनेगा, पूरे सिस्टम पे लग रहा है। तो सिस्टम बन गया, सिस्टम का मास कितना, दोनों का मास का सम, है ना, इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। तो ये हो जाएगा 7.5 इक्वल टू 15, इंप्लाई दैट A इक्वल टू 15/7.5। सॉल्व कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। पिछले केस में ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा था
जो ब्लॉक पर फोर्स लग रहा था वो पूरा 15 न्यूटन ही था, लेकिन इस केस में ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा या कह लो ब्लॉक स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ब्लॉक पर जो लगने वाला फोर्स होगा, मान लीजिए वो टेंशन टी के रूप में व्यक्त करें, तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 7, एक्सेलरेशन 2, 14 न्यूटन। कितना? 14 न्यूटन। तो अब जो ब्लॉक पर मास वो फोर्स लगेगा वो 14 न्यूटन का लग रहा है, और या कह लो ब्लॉक जो स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगा रहा है वो भी 14 न्यूटन है ना, क्योंकि ब्लॉक और स्ट्रिंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रखे हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स, अगर जो स्ट्रिंग है या रोप है उसके पास मास है तो जितना फोर्स हम लगाते हैं एक्चुअल में पूरा का पूरा फोर्स उस बॉडी पर नहीं लगता है, वो पूरा का पूरा फोर्स बॉडी सहित स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग सहित बॉडी यानी पूरे सिस्टम पे लगता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि माना कोई फर्श है, फ्लोर है कोई, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है 2 किलोग्राम। कितना है? 2 किलोग्राम। करें बताइए कि फर्श उस पर रिएक्शन कितना लगा रही है। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, अभी इस बॉडी का एक फोर्स नीचे आना चाह रहा है, इसका वेट है ना, इसका वेट बैठ के डाउनवर्ड mg काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ r काम कर रहा है। तो r इक्वल टू सीधा सीधा हो गया mg, फ्लोर के द्वारा इस पर लगाएगा रिएक्शन हो गया mg, और ये m कितना भैया m2 है, g का वैल्यू 10 ले लिया जाए तो आ जाएगा 20 न्यूटन। यानी फर्श जो है इस ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखने की कोशिश करें कह रहे हैं कि इसमें अब क्या हुआ, अचानक इसी ब्लॉक पर जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है हमारे पास, इस पर एक सिलेंडर गिर जाता है, एक बहुत बड़ा इस पर सिलेंडर आता है, रख दिया जाता है जो कि 25 किलोग्राम का है। बहुत बड़ा सिलेंडर रखा जाता है 25 किलोग्राम का है। तो ये जो फ्लोर है इसको वहन नहीं कर पाती है, ये फ्लोर इसको लेकर के नीचे की तरफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से धंसना शुरू कर देती है ना। ये फ्लोर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आना शुरू कर देती है। यानी पहले पोजीशन कुछ ये रही होगी, और सिलेंडर जब रखा गया पोजीशन इसकी कुछ ये रही होगी, लेकिन हुआ क्या, धंसने की वजह से अब ये नीचे आकर के पोजीशन सम टाइम के बाद ये होती है। यानी 25 किलोग्राम सिलेंडर रख देने की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिए विद एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे केस में बताइए कि ये फ्लोर, ये फर्श कितना रिएक्शन लगा रही है। इन दिस केस नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्लोर और नेट फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक्स। ओके, तो ये देखिए नेट फोर्स जो होगा वो रिएक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? रिएक्शन R। फ्लोर जो लगाएगी, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उतना रिएक्शन लगा रही है। तो रिएक्शन हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? रिएक्शन निकालना है। देखिए दोनों ब्लॉक मिला करके एक सिस्टम हो गए। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना, ऐसे मैं छोटे में बना दे रहा हूं। दोनों को मिला करके सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम हो गया, है ना। इसका टोटल वेट जो है 2 + 25 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। फ्लोर का रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। इन पर काम करने वाले केवल और केवल 2 फोर्स है। एक फ्लोर के द्वारा लगाया गया रिएक्शन जिसको मैंने दिखाया है कि वो डाउनवर्ड, फ्लोर रिएक्शन अपवर्ड काम कर रहा है, और इन दोनों का मिला के वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है। फिर भी ये सिस्टम डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अर्थात ये डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 2 + 25 यानी 27 इंटू जी का मतलब 10 माइनस रिएक्शन R इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास वही होगा 2 + 25, दोनों को मिलाकर पूरा सिस्टम है 2 + 25 इंटू एक्सेलरेशन 0.1। ये हो जाएगा स्टूडेंट 270 माइनस R इज इक्वल टू 27 इंटू 0.1 यानी 2.7। ले आकर के इधर माइनस कर देंगे, R को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो 270 माइनस 2.7
आ जाएगा R की वैल्यू 3 एंड 772। तो 277.3 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे 267.3 न्यूटन का फोर्स फ्लोर के द्वारा इन ब्लॉक्स पर इस समय लगाया जा रहा है, जब फ्लोर सहित ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, ऐसे ही माना कि ये कुछ ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक को एक साथ जोड़ के क्वेश्चन बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मास M1, मास M2, मास M3, 3 ब्लॉक्स हैं, इनको स्ट्रिंग के द्वारा जोड़ दिया गया है। ये मास M3 पर फोर्स F लगा करके इनको पुल किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर टेंशन T1 होगा, यहाँ पर टेंशन T2 होगा। टेंशन T1 और T2 की वैल्यू आपको बतानी है। टेंशन T1, T2 और इसके में डेवलप्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बतानी है। फोर्स F लगा के इनको पुल किया जा रहा है। स्टूडेंट देखिए, एक्सेलरेशन अगर बताना है तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो तीनों को मिलाकर के एक सिस्टम मान लीजिए। क्या कीजिए, तीनों को मिलाकर के एक सिस्टम मान लीजिए। ये जो देखिए स्ट्रिंग जहाँ जहाँ पे जुड़ी है वहाँ वहाँ पे अपने लेंथ के लॉन्ग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। जैसे यहाँ पर इधर लगा रही थी, यहाँ पर बैक, और एक ही स्ट्रिंग है, दोनों सेम फोर्स। यहाँ पर राइट तो यहाँ पर लेफ्ट, है ना। भाई जहाँ पे जुड़े हुए खींचने की कोशिश करेगी ना, पुश तो करेगी नहीं स्ट्रिंग कभी भी। इस तरह से टेंशन लगेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की। टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, टोटल फोर्स F, एक ही फोर्स लग रहा है F। ओके, चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो वर्टिकल फोर्सेस के बारे में हमें जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू इनका टोटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनका A मान लीजिए, ला कर डिवाइड कर दीजिए, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इतनी आसानी से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है ना स्टूडेंट्स। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली पूरे को आपने सिस्टम मान लिया। टोटल मास दिस इनटू एक्सेलरेशन ऑफ होल ऑफ द सिस्टम। सारे ब्लॉक एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, और उसके बाद टोटल फोर्स और टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन आपने कर दिया। टोटल फोर्स तो यही है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम तो यही है, इक्वल दिखा। एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको T1 चाहिए, क्या चाहिए, T1। एक ब्लॉक M1 की बात कर लो, किसकी, M1 की, उस पर एक ही फोर्स लग रहा है T1। आप इसके लिए जो इक्वेशन आप मोशन लिखेंगे, T1 इक्वल टू M1 इंटू A। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू A की वैल्यू कितनी है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो आपने किसकी वैल्यू निकाला भाई, T1 की। आपको चाहिए T2, क्या चाहिए, T2 चाहिए। तो आप M2 को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, T2 माइनस T1 कर सकते हैं, लेकिन M3 को लेकर करेंगे थोड़ा आसान होगा मेरी समझ से। तो आइए M3 को लेकर करते हैं, है ना। देखिए M3 को हमने ले लिया। इस पर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक है F जो कि राइट, T2 जो कि लेफ्ट। ये दो ही फोर्सेस हैं, और एक्सेलरेशन तो इसका भी A है भाई, जो पूरे सिस्टम का वही इसका भी एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस T2 इज इक्वल टू MA यानी M3A। अपने को A पता है, M3 पता, T2 निकालना, T2 को राइट, M3A को लेफ्ट। तो F माइनस M3A इक्वल टू T2, वैल्यू पुट कर दें तो T2 इक्वल टू F माइनस M3 इंटू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला है भाई, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आप इसको सॉल्व करिए, दोनों में F कॉमन कीजिए, अपॉन 1 करके एलसीएम भी ले सकते हैं। तो T2 इक्वल टू आएगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ पे 1 बचेगा, आगे मल्टीप्लाई, माइनस M3 होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 से गायब हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, T2 की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी F इंटू
m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये बात भी समझ में आ गई कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे और कैसे अलग अलग टेंशन को हम निकालेंगे। इसी तरह से इसी सिस्टम को हम वर्टिकली भी ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, माना के 3 ब्लॉक्स हैं, मास है इनका m1 m2 m3, इनको फोर्स F से पुल किया जा रहा है ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन A। आपको इस A की वैल्यू निकालनी है ना। ये ऊपर की तरफ सिस्टम अगर फोर्स F लगा करके ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A से पुल किया जा रहा है तो बताइए A की वैल्यू क्या होगी। कहेंगे सर बिल्कुल वही क्वेश्चन तो है, हाँ वही है, बट इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज करना है। कैसे क्या वो देखिए। कहें टोटल फोर्स, भाई ये तीनों को मिलाकर के एक सिस्टम हुआ, तीनों को मिलाकर के एक सिस्टम हुआ है ना। सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स अपवर्ड ऊपर की तरफ है F, डाउनवर्ड तीनों का मास इंटू G, तीनों का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है ना। हाँ ये ध्यान देने की बात है, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि वर्टिकल मोशन में सारी बातें वर्टिकल की जाएंगी। और वर्टिकल 2 फोर्स लग रहा है, एक जिसको लगा के ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं और दूसरा इनका वेट m1 m2 m3 तीनों का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है। एक साथ लिखेंगे, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू A। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ले आके सीधा डिवाइड कर देते हैं। A इक्वल टू आ जाएगा F माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना स्टूडेंट्स। मीन्स अलग अलग अगर डिवाइड करें, ये इक्वल टू हो गया F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस G। है लगभग पुराना वाला ही केस, लेकिन बस इसमें G को माइनस कर दिया जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन जितना अपवर्ड होना चाहिए था इतना उसमें G अपोजिट है, इसलिए, है ना स्टूडेंट्स। अब अगर टेंशन वगैरह की बात करनी है, किसकी बात करनी है, टेंशन की, तो जरा देखिए, माना कि यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ पर T1 लगेगा, यहाँ पर T2 लगेगा, तो यहाँ पर भी T2 लगेगा। अगर आपको T1 निकालना है तो T1 इक्वल टू T1 माइनस M3G इक्वल टू M3A लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि M3 T1 निकालना है ना, तो M3 की बात करते हैं। M3 यहाँ पे M3 मैंने लिखा, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा M3G और इसका टेंशन T1 अपवर्ड काम करेगा। तो T1 माइनस M3G इक्वल टू M3A मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और अगर आपको T2 निकालना है, क्या निकालना है, T2, तो चाहे आप यहां से कर लीजिए चाहे आप यहां से कर लीजिए। पिछली बार मैंने आपको यहां से बताया था ना, अब की बार मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखिए T2 जब लेंगे तो हम 2 सिस्टम लेंगे। देखिए M1 M2 दोनों को साथ में पकड़ेंगे, तो T2 जो है दोनों को पुल किए हुए है, तो T2 के ऊपर दोनों का भार है, T2 ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, दोनों को नहीं लेना चाह रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, छोड़िए, आप सिर्फ M2 को लीजिए। किसको लीजिए? सिर्फ और सिर्फ M2 को लीजिए। M2 को लिया आपने, तो M2 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, T1, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू M2G। अब T1 की वैल्यू जो वहां से आएगी यहां पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा? T2 की वैल्यू मिल जाएगी। एक मिनट सॉरी, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। T2 माइनस T1 और T1 इधर है, तो इधर इसका वेट भी तो काम कर रहा है M2G, तो माइनस M2G भी करना पड़ेगा, इक्वल टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए। तो T2 ऊपर है तो इस पर लगने वाले 2 फोर्स नीचे, एक T1 है, दूसरा इसका खुद का वेट है ना M2G, दोनों को माइनस कर देंगे T2 में से, बराबर M2A। एक तरीका ये हुआ आपका। दूसरा तरीका मैंने कहा अगर दोनों को सिस्टम मानो, ये देखो ये सिस्टम मानो, तो T2 अपवर्ड लग रहा है, माइनस वेट दोनों का M2 प्लस M3 इंटू G, ये डाउनवर्ड काम कर रहे, दोनों को वेट मिलकर डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन यानी M2
प्लस M3 इंटू ए, इसको राइट ले जाएंगे, है ना, a प्लस जी हो जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने की बातें आपको बताई हैं। इस पर और अभी भी अच्छे अच्छे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इन वीडियोज़ के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्रिक टेक्निक मिल जाए, है ना। जैसे कि हम बता दिया करते हैं कि ऐसा ऐसा करना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बता देने से आपके दिमाग में उतना बैठती नहीं है चीज़ें। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम से कम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और वो बातें जिनके जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए जब मैं क्वेश्चन को बता रहा होता हूँ, तुम्हारी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उनको आप अपने दिमाग में अच्छे से फीड करते चलिए कि भाई नया क्वेश्चन मिलेगा तो हमको वही चीज़ अप्लाई करनी है ना। सिस्टम को डिसाइड करना है, फोर्सेस जो जो मैं बताता हूँ सारी बातों को आप क्लियर से अपने दिमाग में क्लियर कर दिमाग में रखते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद। बाकी चीज़ें नेक्स्ट है।